नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आज के इस वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं एक पराक्रमी राजा चौहान वंश में हुए थे, सोमेश्वर चौहान। सोमेश्वर चौहान के बारे में कहा जाता है कि ये अर्णोराज के पुत्र थे। अर्णोराज के पुत्र थे और कांचना देवी है वो इनकी माता थी। अर्णोराज इनके पिता का नाम था और कांचना देवी है वो इनकी माता थी। अब सोमेश्वर चौहान हैं, उनका जो राजा बनने का काल है उसके बारे में यदि अपने बात करें तो उनका कार्यकाल था 1169 से 1177 तक। 1169 से 1177 तक का। अब जो इनकी राजा बनने की घटना है वो किस प्रकार घटती है, देखो। एक महान शासक हुआ करता था पृथ्वीराज द्वितीय। आप एक बात का हमेशा ध्यान रखना कि कई बार अपने क्या होता है एग्जाम में इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं कि दिल्ली और अजमेर पे जो शासन करने वाला पृथ्वीराज था वो कौन सा था। एग्जाम में उसके ऑप्शन दे दिए थे, पृथ्वीराज फर्स्ट था, सेकंड था, या थर्ड था, या फिर फोर्थ था। तो बच्चों को इसमें क्या हो जाता है, पूरा डाउट हो जाता है। तो आप सबसे पहले इनका ये भी ध्यान रखें कि राजा महाराजाओं का सिस्टम क्या होता था कि जो पृथ्वीराज था, सबसे पहला लड़का हो गया उसका नाम पृथ्वीराज रख दिया, कोई और नाम नहीं मिला तो उसको द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ इस प्रकार लगाते जाते और उनका नाम है वो एक ही क्रम में चलता रहता। तो आप इस बात का भी ये ध्यान रखना कि जो पृथ्वीराज दिल्ली और अजमेर का शासक बनता है मात्र 11 वर्ष की आयु में, वो पृथ्वीराज है वो कौन सा है, तृतीय है। पृथ्वीराज तृतीय है। और पृथ्वीराज तृतीय था, उसके पिता का नाम क्या था, सोमेश्वर चौहान था। चौहान द्वितीय है, उसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है इनकी। और इनकी मृत्यु होने के उपरांत जो अजमेर का शासक होता है, अजमेर का जो शासक बनाया जाता है वो बनाया जाता है सोमेश्वर चौहान को। सोमेश्वर चौहान को अजमेर का क्या बना दिया जाता है, शासक बना दिया जाता है। और सोमेश्वर चौहान की जो शादी होती है वो सबसे पहले शासक बने थे, उससे पहले कुमारपाल के राजदरबारी थे। अर्थात अपने कह सकते हैं कि जो कुमारपाल है वो गुजरात में रहता था और गुजरात में इनका क्या था, ननिहाल था। गुजरात में इनका क्या था, ननिहाल था। सोमेश्वर चौहान है वो कुमारपाल के दरबार में रहता था और कुमारपाल है वो गुजरात का एक शासक था जिसके दरबारी थे ये सोमेश्वर चौहान थे। अब उसके बाद क्या होता है कि पृथ्वीराज द्वितीय की जो मृत्यु हो गई थी तो उनके जो सामंत थे, इनके पृथ्वीराज के जो सामंत थे, उन्होंने कहा कि आपके बाद है महाराज कोई शासन संभालने वाला नहीं है। तो उनके सामंतों द्वारा यह फैसला लिया गया था कि सोमेश्वर चौहान है वो कहाँ पे रह रहे हैं, अभी गुजरात के अंदर रह रहा है और उनको अजमेर में बुला के जो यहाँ का शासन है पूरा का पूरा वो उन्हें संभला दिया जाए। जो सामंतों के कहने पर सोमेश्वर को शासक बनाते हैं, सामंतों के कहने पे शासक बना दिया जाता है। अब उसके बाद जो सोमेश्वर के पिता है वो अर्णोराज है और माता है वो कांचना देवी है। अब जो सोमेश्वर चौहान है वो पृथ्वीराज द्वितीय की जगह उनकी गद्दी संभाल लेते हैं। तो गद्दी संभालने के बाद है वो कुमारपाल द्वारा इनकी क्या करवाई जाती है, शादी करवाई जाती है। कुमारपाल के द्वारा इनकी शादी की जाती है। अब जो कुमारपाल है वह अर्णोराज का क्या होता है, संरक्षक होता है, जो कि इनका गुजरात में पालन पोषण करता है इनका। अर्थात ये क्या होता है, एक प्रकार का संरक्षक बन के रहता है, संरक्षक बन के क्या रहता है। और जो सोमेश्वर चौहान है उनका लालन पालन होता है वो कहाँ पे होता है, गुजरात के अंदर होता है। उसके बाद सोमेश्वर चौहान की है वो शादी करवाता है कुमारपाल जब शादी करवाता है तो वो था अनंगपाल तोमर। सोमेश्वर चौहान है उसकी शादी करवाता है। वो शादी किसके साथ करवाता है, अनंगपाल तोमर की लड़की है, अर्थात अपने कह सकते हैं राजकुमारी। अनंगपाल तोमर की पुत्री कह सकते हैं या फिर अनंगपाल की राजकुमारी इनको कह सकते हैं। इनका नाम था कर्पूरी देवी के साथ है कुमारपाल इनकी शादी करवा देता है। और शादी होने के बाद अनंगपाल है उसकी मृत्यु हो जाती है सन 1170 में। 1170 में जब अनंगपाल की मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु होने के बाद इनकी भी क्या एक पुत्री थी, अनंगपाल की पुत्री थी, लड़का इनके था नहीं। तो जब इनकी मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु के उपरांत एक वचन कह के जाती है कि जब भी मेरी मृत्यु हो जाती है तो जितना भी मेरा राजपाट है या फिर मेरा जो शासन है वो मेरी पुत्री का जो लड़का होगा, अर्थात अपने कह सकते हैं कि जो पृथ्वीराज तृतीय था,
जो कर्पूरी देवी का पुत्र था। एक इसका नाम था हरिदास। हरिदास और पृथ्वीराज तृतीय वो सोमेश्वर चौहान के दो पुत्र हुए थे। अब जो उसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने के बाद वहां का जो शासक बनाया जाता है, अनंगपाल की मृत्यु होने के बाद, उससे पहले कौन था, अनंगपाल की जो शादी, अनंगपाल है वो अपनी राजकुमारी की शादी है वो सोमेश्वर चौहान के साथ कर देता है। सोमेश्वर चौहान से शादी करने के बाद ये कहता है कि जब भी मेरी मृत्यु होती है तो मेरी मृत्यु होने के उपरांत मेरी लड़की का जो भी लड़का होगा, अर्थात जो सोमेश्वर चौहान का पुत्र होगा, अपने कह सकते हैं पृथ्वीराज तृतीय, पृथ्वीराज तृतीय और एक था हरिदास। हरिदास और पृथ्वीराज है वो सोमेश्वर चौहान के दो पुत्र होते हैं। अपने को ज्यादातर वो पृथ्वीराज के बारे में इतिहास के पन्नों में पढ़ने को मिलता है और हरिदास के बारे में हमें क्या ज्यादा जानकारी नहीं मिलती है। तो जब इनकी मृत्यु हो जाती है अनंगपाल तोमर की, तो वहां का जो शासक था या फिर जो वहां के सामंत होते हैं वो उसी के कहने अनुसार किसको है, पृथ्वीराज को है वो शासन संभला देते हैं। कहां का संभला देते हैं, दिल्ली का। दिल्ली में शासन करता है पृथ्वीराज और अजमेर में शासन करता है सोमेश्वर चौहान। सोमेश्वर चौहान है वो कहां पे शासन करता है, अजमेर के अंदर, और पृथ्वीराज उसको पृथ्वीराज को कहां का उत्तराधिकारी घोषित किया जाता है, दिल्ली का उत्तराधिकारी उसको घोषित कर दिया जाता है। अब उसके बाद कहानी इस प्रकार घटती है कि जो सोमेश्वर चौहान है उसकी मृत्यु हो जाती है 1170 ईस्वी में। सोमेश्वर चौहान की मृत्यु हो जाती है 1170 में। 1170 में जिस वक्त उसकी मृत्यु होती है, 1170 में जब सोमेश्वर चौहान की मृत्यु हो जाती है, उस समय पृथ्वीराज है उनकी उम्र थी मात्र 11 वर्ष की। 11 वर्ष की आयु में पृथ्वीराज है वो शासन संभाल लेता है और उनका जो राज्याभिषेक होता है वो उनका अजमेर के अंदर होता है, न कि दिल्ली में, क्योंकि दिल्ली का उनको उत्तराधिकारी घोषित किया जाता है। और जो उनका राज्याभिषेक होता है वो कहां पे होता है, अजमेर के अंदर होता है। क्योंकि जब पिता की मृत्यु हो जाती है तो पिता की राजगद्दी पे जिस वक्त पृथ्वीराज चौहान बैठते हैं वो सन कौन सा है, 1170 है। और जब उनकी आयु होती है पृथ्वीराज की, उस समय वो कितनी होती है, मात्र 11 वर्ष की आयु होती है। उनके बारे में कुछ जो अपने बेसिक जानकारी है उनके बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले अपने बात करते हैं इनकी उपाधि के बारे में, सोमेश्वर चौहान की। सोमेश्वर चौहान को जो उपाधि दी गई थी वो थी प्रताप लंकेश्वर की। प्रताप लंकेश्वरी की इनको क्या मिली थी, उपाधि मिली हुई थी। अब उनकी जो शादी होती है वो किनके साथ होती है और जिनके साथ इनकी शादी होती है वो कौन राजा था और कहां का राजा था उसके बारे में बात करते हैं। तो इनकी शादी होती है कर्पूरी देवी के साथ। कर्पूरी देवी के साथ। कर्पूरी देवी है वो कौन थी, कर्पूरी देवी के जो पिता है उनका नाम था अनंगपाल तोमर। अनंगपाल तोमर इनके पिता का नाम थे। अब जो इनका पुत्र होता है, सोमेश्वर चौहान का जो पुत्र होता है, चौहान है उनके दो पुत्र हुए थे। एक तो था हरिराज, हरिराज का नाम है वो, दूसरा हमें हरिदास भी मिलता है कहीं कहीं पे। तो हरिदास और हरिराज है वो दोनों एक ही है। एक था इनका भाई, दूसरा पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान ये था पृथ्वीराज चौहान तृतीय। मैंने पहले भी आपको बता दिया था कि आप इस बात को लेकर कंफ्यूज मत होना, क्योंकि पृथ्वीराज एक था, पृथ्वीराज दो थे और पृथ्वीराज तीन थे। तो यह पृथ्वीराज तृतीय जो कि सोमेश्वर चौहान का पुत्र था। ठीक है, अब एक बार थोड़ा सा अपने ऊपर की तरफ चलते हैं, अनंगपाल की तरफ। इनकी क्या कहानी घटती है और अनंगपाल है उसकी मृत्यु होने के बाद पृथ्वीराज को है वो क्यों दिल्ली का उत्तराधिकारी घोषित किया जाता है, तो उसके पीछे कहानी क्या थी। अनंगपाल की क्या कोई संतान नहीं थी, और संतान नहीं होने के कारण जब अनंगपाल की पुत्री है कर्पूरी देवी, इनकी शादी है वो सोमेश्वर चौहान के साथ कर दी जाती है। तो इनका कहना था कि जब मेरी मृत्यु हो जाती है तो मेरा जो उत्तराधिकारी होगा, जो उत्तराधिकारी होगा वो कर्पूरी देवी का पुत्र होगा, कर्पूरी देवी का पुत्र है वो मेरे उत्तराधिकारी होगा। अर्थात अपने कह सकते हैं कि कर्पूरी देवी के दो पुत्र थे, एक तो हरिराज था और दूसरा था पृथ्वीराज चौहान तृतीय। हरिदास के बारे में हमें ज्यादा ना तो जानकारियां मिल पाती है और ना इनके इतिहास के पन्नों में कुछ हमें लिखा हुआ मिलता है। तो पृथ्वीराज चौहान है उनको क्या कर दिया जाता है, दिल्ली का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया जाता है। दिल्ली का उत्तराधिकारी है वो अनंगपाल के द्वारा मृत्यु से पहले इनको घोषित कर दिया जाता है, क्योंकि ये कह के जाते हैं कि मेरी बहन का जो अर्थात मेरी बेटी का जो पुत्र होगा उसको दिल्ली का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया जाए। अब उसके बाद क्या होता है कि सोमेश्वर चौहान की मृत्यु हो जाती है। सोमेश्वर चौहान है उनकी मृत्यु हो जाती है 1177 में, और जो पृथ्वीराज है पृथ्वीराज तृतीय इनका जन्म हो जाता है 1166 ईस्वी में। 1166 ईस्वी में पृथ्वीराज का जन्म हो जाता है और सोमेश्वर चौहान की मृत्यु होती है 1177 ईस्वी में। सोमेश्वर चौहान है उनका एक अभिलेख मिलता है, बिजोलिया का अभिलेख। बिजोलिया अभिलेख आप भली भांति से इससे परिचित होंगे, क्योंकि आपको है वो काफी बार इसके बारे में
पढ़ा दिया गया है। यह सिरोही के अंदर मिलता है। मिलता कब है? यह मिलता है 5 फरवरी 1170 को। 5 फरवरी 1170 को यह मिलता है, जो कि बिजोलिया शिलालेख है। अब सोमेश्वर चौहान का बिजोलिया शिलालेख लिखवाया हुआ है या फिर बिजोलिया अभिलेख लिखाया हुआ है, उसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है, उनके बारे में पढ़ते हैं कि बिजोलिया शिलालेख में क्या लिखा हुआ है और क्या इससे हमें इतिहासकारों को है वो जानकारी मिलती है। तो चलिए देखते हैं बिजोलिया शिलालेख के बारे में। ध्यान रखना 1177 में सोमेश्वर चौहान की मृत्यु हो चुकी है। भूत बन गया हो को 1169 से 1177, सॉरी 1170 है। ये 1177 में तो इनकी मृत्यु हो जाती है, अर्थात 1170 तक के काम संभालते हैं, उसके बाद बडेर हो जाए। चौहान का एक जो शिलालेख मिलता है उसका नाम है बिजोलिया शिलालेख। बिजोलिया शिलालेख, बिजोलिया शिलालेख है वो हमें मिलता है 1170 ईस्वी में, 70 ईस्वी अर्थात AD। बिजोलिया शिलालेख है वो पार्श्वनाथ मंदिर में लगाया हुआ है। बिजोलिया शिलालेख 1170 ईस्वी में मिलता है। यदि आप इसकी तारीख को याद रखना चाहें तो वो आप याद रखना 5 फरवरी 1170 ईस्वी को क्या मिलता है? बिजोलिया का शिलालेख है वो हमें मिलता है और पार्श्व मंदिर पे इसको लगाया हुआ है। अब अपने बात करें कि इसको लिखवाया किस पृथ्वी सोमेश्वर चौहान द्वारा लिखवाया गया था, और जो इसको लिखने वाला था उसका नाम है गुणभद्र। गुणभद्र द्वारा रचयिता, ऑथर कह सकते हैं अपने इसको, ये था इसका रचयिता। अब उसके बाद उनका काम क्या होता था? उनके पास कोई क्लासमेट वाली कॉपी तो होती नहीं थी कि वो उसको लिख के छोड़ के साम के चले जाए। तो ये खुदा था ना भाटा ऊपर, तो अपने कह सकते हैं उत्कीर्ण करवाने का काम किया था, वो किया था गोविंद ने। अर्थात जो गुणभद्र था उसके द्वारा क्या किया गया था? इसको लिखा गया था, और उत्कीर्ण जो उसको किया गया था वो किसने किया था? गोविंद ने इसको उत्कीर्ण किया था। और ये मिलता कब है? 1170 ईस्वी को, अर्थात 5 फरवरी 1170 को मिलता है। पार्श्वनाथ मंदिर है उस पर लगाया हुआ है, गुणभद्र द्वारा लिखा हुआ, और जो गोविंद है उसके द्वारा वहां पे उत्कीर्ण किया गया था। एक फैक्ट आता है कि इसके अंदर हमें क्या मिलता है देखने को, तो वो मिलती है चौहानों की वंशावली। चौहानों की वंशावली मिलती है, और उनकी जो उपलब्धियां हैं उनके बारे में हमें क्या मिलती है? जानकारी मिलती है। सबसे पहला पार्श्व मंदिर पे लगा हुआ है, पार्श्वनाथ मंदिर पे लगा हुआ है, गुणभद्र द्वारा लिखा हुआ है, गोविंद द्वारा उत्कीर्ण किया हुआ है, और चौहानों की वंशावली के बारे में हमें इसमें पता चलता है। उसके बाद जो इसकी भाषा की अपने बात करें तो वो है संस्कृत भाषा। संस्कृत भाषा में इसको लिखा हुआ है, और इसके पद है वो 13 है। ध्यान रखने वाली बात है, पूछा भी जा सकता है आपसे कि जो बिजोलिया शिलालेख मिला उसकी भाषा क्या है, तो वो है संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है, और उसमें 13 पद है, जो कि काफी चर्चित है। वो है वत्स गोत्रीय ब्राह्मण, वत्स गोत्रीय ब्राह्मण, जो है कि चौहानों का मिलता है, राजपूत चौहान। अपने एक बार थोड़ा इसको दोबारा देखते हैं कि जो बिजोलिया का शिलालेख है वो 1170 ईस्वी में अर्थात 5 फरवरी 1170 को मिला था। पार्श्वनाथ मंदिर है उस पे उसको लगवाया हुआ है, गुणभद्र के द्वारा रचित है और गोविंद द्वारा उत्कीर्ण किया गया है। चौहानों की जो वंशावली है उसके बारे में हमें पता चलता है, और उनकी जो उपलब्धियां हैं अर्थात उनके द्वारा जो भी कर्मकांड किए गए हुए हैं उनके बारे में हमें जानकारी मिलती है। ये हमें पूर्ण तरीके से उनसे उनकी जो उपलब्धियां और उनकी जो जानकारियां या फिर जो उपाधि उनको दी हुई है उनके बारे में हमें बताता है चौहान वंश के बारे में। उसके बाद है उनकी भाषा है वो संस्कृत भाषा है, और 13 पदों में उसको क्या किया हुआ है? लिखा हुआ है, और सबसे बड़ा प्रमाण मिलता है उनका वत्स गोत्रीय ब्राह्मण होने का। इसमें बात करते हैं, एक जानकारी हमें यह मिलती है जो बिजोलिया शिलालेख है उसमें ये इस प्रकार की एक लिखित जानकारी हमें प्राप्त होती है कि कोई भोला भील नामक का आदमी हुआ करता था। भोला भील, भोला भील के साथ क्या होता है कि सोमेश्वर चौहान का युद्ध होता है, और उस युद्ध के दौरान है जो सोमेश्वर चौहान की मृत्यु हो जाती है। तो ये भी एक साक्ष्य है जो कि हमें बिजोलिया शिलालेख से मिलता है। तो आप इसमें नोट कर लेना ताकि बाद में समस्या ना आए। भोला भील के साथ युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो गए थे। और जो ये जानकारी मिलती है भोला भील वाली, वो जानकारी देने वाला बंदा था हमें हरिविलास शारदा। हरिविलास शारदा
भोला बिल के साथ जो युद्ध होता है उसमें सोमेश्वर चौहान की जो मृत्यु हो जाती है उसका साक्ष्य या उसका जो प्रमाण देता है वो है हरिविलास शारदा, जो कि बिजोलिया शिलालेख के द्वारा हमें जानकारी देते हैं। और बिजोलिया शिलालेख है उसमें ये बात लिखी गई है कि सोमेश्वर चौहान की जो मृत्यु होती है वो भोला बिल के साथ युद्ध करते वक्त है वो उनकी मृत्यु हो जाती है। अब उसके बाद अपने बाद सोमेश्वर चौहान है उनकी 1177 ईस्वी में मृत्यु हो जाती है। तो मृत्यु होने के बाद उनका पुत्र पृथ्वीराज तृतीय है वो दिल्ली और अजमेर की गद्दी संभालता है। सोमेश्वर चौहान है वो शासन करते थे अजमेर में। कहाँ पे शासन करते थे? अजमेर के अंदर। और जो सोमेश्वर चौहान है उनको सांबर का चौहान भी कहा जाता है। अजमेर के अंदर शासन करते थे वो थे सोमेश्वर चौहान। और जब सोमेश्वर चौहान की मृत्यु हो जाती है तो दिल्ली का उत्तराधिकारी अर्थात सोमेश्वर चौहान का पुत्र जिसका नाम था पृथ्वीराज तृतीय, सोमेश्वर चौहान का पुत्र और अनंगपाल का उत्तराधिकारी पृथ्वीराज चौहान 1177 में सोमेश्वर चौहान की मृत्यु हो गई है। और उसके बाद अजमेर है और जो दिल्ली है, दिल्ली का शासक या फिर दिल्ली का उत्तराधिकारी पहले पृथ्वीराज को बना चुके थे। और सोमेश्वर चौहान की मृत्यु होने के बाद अजमेर और दिल्ली का शासक बनता है पृथ्वीराज तृतीय, जिसका जन्म 1166 ईस्वी में हो गया था। अब अपने बात करते हैं पृथ्वीराज चौहान के बारे में और उनकी कुछ उपलब्धियां हैं उनके बारे में।